मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज पूरी हो चुकी है। इसी के साथ एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। पोल ऑफ पोल्स में क्या रहा हम आपको बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लंबे समय से सूखा पड़ा था, एग्जिट पोल में तो भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार बनने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी पिछले सालों में, इस बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, आपको कितने सही लग रहे हैं ये एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये सच्चाई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रीसेंट के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दे सकूँ, हरियाणा के एग्जिट पोल्स ले लीजिए या मध्य प्रदेश का पिछला असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल्स ले लीजिए, ये सारे एग्जिट पोल्स ने बिल्कुल गलत आंकड़े दिए थे। आज दिल्ली में जो एग्जिट पोल्स आए हैं, और मैं आपको कहूं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी एग्जिट पोल्स अभी तक आए हैं। ये सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल्स करी हैं। वो सारे 10 से 11 कुछ नंबर्स हमारे पास अलग अलग तरीके के आए हैं, मगर मैक्सिमम इनमें से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देती हुई दिख रही है। मैं इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से नहीं जा रही हूँ। हम लोग सब ने ज़मीन पे उतर के रिपोर्टिंग करी है और मैं उसके हिसाब से आपको कहूँगी कि एग्जिट पोल एक चीज़ होती है, जर्नलिस्ट का सेंस ज़मीन का एक चीज़ होता है। अगर 10 दिन पहले ये सवाल आपने मुझसे किया होता सृष्टि, तो मैं आपसे कहती कि मामला कांटे की टक्कर का हो गया, मामला क्लोज हो गया, लग रहा था जैसे मामला क्लोज हो गया। वैसे अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, अगर मैं आपको दिसंबर की शुरुआत में ले जाऊं जब कैंपेन शुरू हो रही थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पिक्चर में दिख ही नहीं रही थी। पूरे दिसंबर का महीना उनकी टिकट भी फाइनलाइज नहीं हुई थी, लिस्ट भी नहीं आ रही थी। बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्यों इतनी देरी हो रही है पार्टी के अंदर, क्यों सीईसी नहीं हो रही है, क्यों आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट पर। और कुछ इतने लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग अंदर से, पार्टी के अंदर से भी ये सवाल उठा रहे थे कि क्या चल रहा है। लेकिन जब वो उतरे चुनाव में तो पूरे दमखम के साथ उतरे, और उतरे जब चुनाव में, और पिछले आखिर के 10 दिन सृष्टि बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग हुई है दिल्ली में। और कारपेट बॉम्बिंग मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अपना एक भी बड़ा नेता कहीं से, पूरे देश में से अपना एक भी बड़ा नेता छोड़ा। हर नेता को यहां बुलाया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री था उनका, उप मुख्यमंत्री था उनका, या बड़ा नेता था उनका, हर कोई यहां आया और उनके रेस्पेक्टिव पॉकेट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमंत बिस्वा शर्मा को लाया गया, और जहां उन्हें लगा कि पोलराइजेशन से काम बनेगा वहां हेमंत बिस्वा शर्मा को उतारा गया। जितनी मराठी पॉकेट्स थी या वहां के रिलेटेड पॉकेट्स थी, उन सब जगह में देवेंद्र फडणवीस जी को लाया गया। 2 दिन लगातार वो कैंपेन किए यहां पर। धामी जी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, धामी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को यहां पर लाया गया। वो कई दिन यहां कैंपेन करके गए। जितने बड़े नेता, मैं आपको कहूं कि इनकी जो स्ट्रैटेजी, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी सृष्टि, वो पिछले 6 महीने से बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी। वो हर जितने जिले हैं यहाँ पर दिल्ली में, जितने जिले हैं, उन सब जिलों में इन्होंने कम से कम अपने 5 इन्फ्लुएंशियल बड़े नेताओं को काम पे लगाया था चुपचाप। ये इसके बारे में मीडिया में ना कोई चर्चा हुई, ना कोई रिपोर्ट आई, किसी को पता ही नहीं चला। कितने कार्यकर्ता नीचे थे, आरएसएस के कितने कार्यकर्ता नीचे काम कर रहे थे जमीन पर, महीनों से ये लोग काम कर रहे हैं। शायद इस वजह से आज जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आई है वो शायद सच में परिवर्तित हो। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये याद रखना होगा कि आम आदमी पार्टी के पास भी एक कैप्टिव वोटर है। जब मैं कहती हूँ कैप्टिव वोटर, उसका ये मतलब होता है सृष्टि कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में एक ऐसी ग्रुप्स बनाई हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर कुछ और ऑल्टरनेट देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके घर का बिजली का बिल नहीं आता है, उनके घर में पानी का बिल नहीं आता, उन्हें फ्री बस राइड मिलती है। ये सारी चीज़ें की सुविधाओं जो ग्रुप्स में मिली हैं, वो ग्रुप्स आम आदमी पार्टी को छोड़ नहीं सकते। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात हम करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुल जितने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स गए वो सब एक ही रिपोर्ट के साथ वापस लौटे, वो ये कि कांग्रेस वहाँ डेंट मारती हुई नहीं दिखी। वहाँ आप जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हुए दिखे। जो 2 सीट में एमआईएम,
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, शायद वहां कुछ और हो मामला, लेकिन माइनॉरिटी वोट्स वहां जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझिए, हम लोगों को लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये पिछले 10 दिन में जो कारपेट बॉम्बिंग भारतीय जनता पार्टी ने करी है, क्या उससे एज मिला है भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा कुछ नजर आ रहा है। लेट्स अज्यूम कि ये एग्जिट पोल के नतीजे ही फाइनल आंकड़ों में तब्दील होते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार फ्रीबीज की बात कर रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि जिसको जो फ्रीबीज मिल रहा है दिल्ली के अंदर, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, उसके अलावा हम अपने ऑप्शंस दे रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी बातें मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कुछ वादे किए थे जो वो 10 सालों में पूरे नहीं कर पाए। एंटी इनकम्बेंसी प्लस कुछ वादे, जैसे यमुना नहीं साफ कर पाए, सड़कें नहीं ठीक कर पाए, क्या ये सारी बातें बैकफायर की? उन्होंने जा जाके कैमरे पे कबूल किया कि हम नहीं कर पाए। उसके लिए शायद सो कॉल्ड लेम रीजंस दिए गए कि एलजी ने अप्रूव नहीं किया, हम 2 महीने जेल में रहे, 4 महीने जेल में रहे, वगैरह वगैरह। क्या ये रीजंस हैं अगर एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं? आपने 2 सवाल पूछा है सृष्टि कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आगे बढ़ के ये कहा कि जो योजनाएं चल रही वो योजनाओं को हम नहीं रोकेंगे। थोड़ा सा करेक्ट करूं मैं आपको यहाँ पे सृष्टि, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल शुरुआत में, आई थिंक उनकी जो पहली रैली हुई थी दिल्ली में, उसी में इस बात को क्लियर कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कि वो चलती हुई जितनी योजनाएं हैं दिल्ली में वो किसी को भी नहीं रोकेंगे। और उसके बाद अंदर खाने की जो खबर है, उसके बाद दबाव पड़ा भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर वो सारी योजनाओं को चलाना है तो वो अपने तरफ से अपने संकल्प पत्र में और क्या प्रॉमिस कर सकते हैं। जैसे वो फाइनली 2500 रुपए पे आए कि वो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए भी बहुत बैक एंड फोर्थ हुई है, बहुत मंथन हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर ये दबाव था कि भाई अगर ये प्रॉमिस कर दिया जाए तो अगर प्रॉमिस हमने किया है तो भारतीय जनता पार्टी मोस्टली, आप देखें हर स्टेट में जहां उन्होंने ऐसी प्रॉमिस करी है वहां वो ये वादा निभाते भी हैं। वो जब निभाते हैं तो पैसे एक्सचेकर में उतने पैसे होने चाहिए। उसकी जो मैथमेटिक्स है, काफी समय लगा इनको वहां तक पहुंचने के लिए, बट फाइनली वो आए। तो जब योजनाएं की बात आप कर रहे हैं, योजनाओं की, तो भारतीय दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि योजनाएं तो हम चलाते रहेंगे। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने किया कि क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के इतने वादों का। जो वादे बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं हैज फॉलन फ्लैट, राइट ऑन हिज फेस। तो उन वादों का क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक करके गिने, सबसे पहला करप्शन, सबसे पहला एंटी करप्शन के प्लैंक पे जो इंसान एक नॉर्मल अफसर था छोड़कर एनजीओ चला रहे थे, एनजीओ से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुहिम से जुड़ते हैं और वहाँ से उनकी पॉलिटिकल यात्रा शुरू होती है, जो इसी वादे से लोगों के सामने आया था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। वो आज उन्हीं करप्शन के आरोपों में लिप्त पाया गया। तो पहला करप्शन, जो शराब नीति को लेकर ये पूरा स्कैम हुआ है, उसके ऊपर उनको जेल भेजा गया और वो पूरा केस चल रहा है। वो अपने से वो हटा नहीं सके, वो अपने से दूर नहीं कर सके आरोप, पहला नंबर। दूसरा, जब उन्होंने बार बार ये बात, आम आदमी पार्टी नाम ही है पार्टी का भाई, वो यही कहते थे शुरू से अंत तक भी यही कह रहे थे कि मैं आम आदमी के लिए आया हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी के जैसे जी रहा हूँ। तो जो आम आदमी के जैसे जी रहा है वो शीश महल जैसा अपने लिए बंगलो, इतनी बड़ी कोठी क्यों बनवाया? कोई भी चीफ मिनिस्टर का बंगला देखिए, अगर वो उनका तो यही, उनकी तो यही दलील है बार बार ना सृष्टि, वो कहते हैं मेरा घर थोड़ी है, ये तो सीएम का घर है। मगर भाई साहब, सीएम के घर तो हर स्टेट में है। किस स्टेट में सीएम का घर इतना आलीशान है और क्यों बनाया गया? ये इसका एक जस्टिफिकेशन वो दे नहीं पाए, चिपक गया ये आरोप। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम लोग नीचे ज़मीन पे गए तो समझ आया कि शीश महल और करप्शन तो एक बात थी सृष्टि, जो सिविक इश्यूज थे वो इनके ऊपर हावी हो गए। क्यों? क्योंकि गंदगी है, दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी है। जो कूड़े का पहाड़ वो बार बार जाके कहते थे मैं हटा दूंगा, इसको साफ कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। घर में गंदा पानी आता, कैसी गंदी पानी आती, काले रंग की पानी आती, वो पीने का पानी है। और उसके बाद जो साफ पानी है उसमें टैंकर माफिया घुसा हुआ है। आप पैसे देकर नहाने का भी पानी लेते और पैसे देकर पीने का भी पानी लेते। तो ये सारे जो आरोप है ना, ये अरविंद केजरीवाल जी अपने ऊपर से हटा नहीं पाए। ये आरोप लग गए और लग के चिपक गए और ये इनके साथ ही ये इस इलेक्शन में गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो मध्यम वर्ग है, जो यहाँ का दिल्ली का मध्यम वर्ग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है सृष्टि, आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के इलेक्टोरेट 1.56 करोड़ है लगभग, उसमें से 40%
उस आंकड़े का मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये मध्यम वर्ग के लोग लगभग आप देखो तो 60 to 70 लाख के बीच में ये लोग हैं। ये इलेक्टोरेट है। अगर ये इलेक्टोरेट है और ये लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए अरविंद केजरीवाल से, इन लोगों ने 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया, इसलिए 67 और 62 सीट्स इनकी आई थी। इस बार निराशा है उस पूरे तबके में, और उस निराशा के ऊपर कैपिटलाइज करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। कैसे किया? बजट में आपने 12 लाख तक इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो एक ही निर्णय में आपने जो मध्यम वर्ग का मेन तबका है उसको अपने तरफ खींच लिया। खींची कि नहीं खींची नहीं पता, लेकिन खींचने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है ये सब कुल मिलाकर मध्यम वर्ग जो इसमें डिसाइसिव, मुझे लगता है दिल्ली में डिसाइसिव होगा। और जिस तरीके की बातें हम लोग ने जमीन पे देखी, उससे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए शायद उन्होंने वोट नहीं दिया। एग्जिट पोल आया तो कुछ नेताओं के खूब सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इसमें सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि ऐसा हर बार होता है, एग्जिट पोल आता है, हमें सीटें कम या हरा देते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, और इस बार भी हम बनाने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ है? सृष्टि, अभी मैं एक और शो में बैठी हुई थी और वहाँ भी आम आदमी पार्टी के एक नेता बैठे थे। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात बोली। मैं रोकना चाहती थी उस वक्त उनको, बिल्कुल यही बात बोली कि हर बार हमें हराते, हर बार हमें हराते, हर बार हम जीत जाते हैं। एग्जिट पोल को कौन देखता है? चलो मत देखो, मैं भी कहती हूँ एग्जिट पोल को मत देखो, लेकिन ये जो आरोप लगाया ना कि एग्जिट पोल 2015 में और एग्जिट पोल 2020 में हमें हरा गए, तो ये आपने और हमने दोनों ने आंकड़े अभी देखे हैं सृष्टि। 2015 के जो आंकड़े हैं उसमें एग्जिट पोल ने लगभग 47 सीट्स आउट ऑफ 70 दी थी आम आदमी पार्टी को, उनको आई 67। बहुमत का आंकड़ा तो पार कर, बहुमत 35 है। तो एग्जिट पोल ने उनकी ही सरकार बनाई थी 2015 में। 2020 में फिर 54 दिया था एग्जिट पोल्स ने, वो 62 लेकर आए। तो 2015 और 20 में एग्जिट पोल ने सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनाई थी। भले कम नंबर दिए हों, लेकिन हाफवे से ज्यादा नंबर दिया था। बहुमत का आंकड़ा आपको दिया था, सरकार आपकी बनाई थी। तो अगर आपके लोग ऐसा कहेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कहेंगे कि एग्जिट पोल हमें हरा रहे थे, तो ये एक गलत बयान है। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन जैसे इन आंकड़ों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें 47 के बाद 67 सीट्स आई और 54 के बाद 62 सीट्स आई, और अभी भी हम देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जो वोट शेयर दिया है वो आम आदमी पार्टी को 44% दिया है और भारतीय जनता पार्टी को 46% दिया है, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी भी पोटेंशियल तो आम आदमी पार्टी के पास भी है। बिल्कुल है। देखो, जैसे मैं कह रही हूँ कि कैप्टिव वोट्स जो है ना आम आदमी पार्टी के, उसको डिफीट करना थोड़ा मुश्किल होगा किसी भी। देख, कांग्रेस को तो मैं गिन नहीं रही हूँ, मगर कांग्रेस का वोट शेयर भी मैं आने वाली थी आपके पास कि कांग्रेस का क्या रोल है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, तीसरे मौके के बाद भी कैश नहीं कर पा रही है। संदीप दीक्षित आए, शीला दीक्षित का नाम लिया, फिर भी कांग्रेस कहाँ रह जाती है? सृष्टि, कांग्रेस आई थिंक पहली बार 10 सालों में सीरियसली जमीन पे उतरी, लेकिन बहुत अंत में उतरी। और मैंने कांग्रेस के लोगों से भी पूछा, कांग्रेस जो मेरे दोस्त कवर करते उनसे भी पूछा कि भाई यही करना था। अगर राहुल गांधी को यमुना में जाके डॉक्यूमेंट्री बनानी थी 9 मिनट की और ये बताना था कि कितनी प्रदूषित है यमुना, तो ये 25 दिन पहले क्यों नहीं किया? मैंने संदीप दीक्षित जी के साथ इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि ये सच है कि 10 सालों में शीला दीक्षित जी के बाद हमारा कैडर टूटा, हम लोग ग्राउंड पे नहीं उतरे, लोग बिखर गए, हमें नहीं पता, हमारे कोई लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, हमारे ही सामने लोग बीजेपी में चले गए। उन्होंने एक्सेप्ट की ये सारी बातें कि फैक्शनलिज्म है पार्टी में। हाँ, पर उन्होंने कहा लेकिन 5 साल में हमने इतना काम किया है ग्राउंड पे, इस बार आप देखिएगा, इस बार हमारा वोट शेयर देखिएगा, इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको ऐसा लगता है सृष्टि? मुझे तो ग्राउंड पे जाके ऐसा नहीं लगा। खैर, मैंने कांग्रेस के बहुत नेताओं से बात की, मैंने रागिनी नायक से बात की, अलका लांबा से बात की, लेकिन मुझे उतना कन्विक्शन नहीं नजर आया। कुछ नेता, कांग्रेस के एक आध, मतलब फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर लोगे, कुछ नेता दमदार जरूर हैं, जमीन पे उतरे हैं। अगर आप संदीप दीक्षित की बात करेंगे तो देखिए, कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि संदीप दीक्षित चुनाव जीत जाएंगे, मगर लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की वोट शेयर में जरूर डेंट करेंगे, और डेंट करेंगे तो फायदा सीधे सीधे
परवेश वर्मा का होगा। Right. तो ये हो सकता है। अब रागिनी नायक का क्या हालचाल है और अलका लांबा का क्या हालचाल है। अलका लांबा फिर आतिशी के सामने है, तो वहाँ अलका लांबा लेकिन मेहनत से और सिंसियरली लड़ी है, इतना तो मैं भी आपको कहूंगी। बिधूड़ी को फायदा हो सकता है, फायदा हो सकता है ना, फायदा बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग सीट्स हैं। ये 4 जो सीट है ना, इस पे तो नजर हमें बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सीट, आतिशी जी की सीट और सिसोदिया जी की सीट, और चौथा अवध ओझा की सीट भी थोड़ी सी अवध ओझा इंटरेस्टिंग की है, सीट है, मगर सौरभ भारद्वाज की सीट, सौरभ भारद्वाज की सीट जो जीके वाली सीट, जिसमें सुबह से वो इतने आक्रोश में थे, इतने क्रोध में थे। सुबह से हम लोग स्टूडियो में सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से जो उन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी है पुलिस वालों से, शाम होते होते मीडिया से भी लड़ाई कर चुके थे वो, कि सब लोग गलत कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जबकि सौरभ भारद्वाज एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उसके बावजूद डेस्परेशन काफी दिखी। आपको दिखी या नहीं दिखी? बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत एक्टिवली हमने उसको चलाया भी कि वो कैसे भिड़े हुए थे, हमने सब खूब चलाया, हमें भी लगा। पर लेकिन मतलब अगर मैं अभी इस मोमेंट पे बोलूं, क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो ये तो है कि कांग्रेस उस अग्रेशन के साथ, ठीक है, पिछली बार 4.9% वोट शेयर था, बढ़ेगा, क्या लग रहा है आपको कितना बढ़ेगा इस बार कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। और ये, और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस का वोट शेयर वोट बढ़ेगा। काट कौन रहा है? मैंने सब नेताओं से ये सवाल जरूर पूछा था, भैया बता दो कौन किसकी बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। इस बार देखिए किसने किसके वोट क्या काटे कहा हैं। जाए सृष्टि इस बारे में, मतलब मैं भी अचंभित थी, हमारी पूरी टीम अचंभित थी इस बार की। ऐसा लग रहा था, और कहीं तो इंस्टेंसेस भी हैं, पर मैं कैमरे पे शायद उतना बोलना नहीं चाहूँ, मगर इस बार ऐसा तो जरूर प्रतीत हुआ हम लोगों को कि कांग्रेस और बीजेपी किसी लेवल पर साठगांठ तो थी। हाँ, किसी लेवल पर वो साथ आए थे और इलेक्शन साथ में एक दूसरे को मदद करते हुए लड़ रहे थे, ऐसा लगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इलेक्शन में ये भी था, जो मतलब मैंने तो पर्सनली सब नेताओं से पूछा जिनसे मेरी बात हुई, कि लोकसभा टाइम पर आप साथ में लड़ रहे थे, सारी बुराइयां कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल में इस चुनाव में कैसे दिखाई देने लगी, मुझे समझ में नहीं आया। देखो, ये एक स्ट्रैटेजी समझ, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है भाई, पॉलिटिक्स में अपनी सर्वाइवल तो सबसे सर्वोपरि है ना। आप दोस्ती और अलायंस निभाते रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मगर आपके सर्वाइवल पर बात आ जाएगी तो आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। और शायद इसीलिए इस बार पहली बार इतने सालों में हम लोगों ने देखा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने इतनी सालों में पहली बार देखा है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जमीन पे उतरी और अपने ही अलायंस पार्टनर के पीछे इस बुरी तरीके से लगी, जैसे मैं कह रही थी कहीं किसी और दिन कि हाथ एक दूसरे का साथ दे रहे थे। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के लिए वोट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए वोट कर रहे हैं, और अभी ऐसे जैसे लग रहा है जैसे कोने में लेके धो डाल रहे हैं उनको रोज के रोज। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों, और दोनों हावी किस पे हुए? अरविंद केजरीवाल पे, नरेंद्र मोदी पे हावी नहीं हुए। वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, ज्यादातर सब अरविंद और केजरीवाल पूरी बीजेपी किसके अगेंस्ट कह रही थी? कांग्रेस के अगेंस्ट कह रही थी। आपने सुना क्या एक भी बात की कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी कह रही? पूरी बीजेपी ले देकर चढ़ गई थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो ये लड़ाई तो इन दोनों की थी। बीच में जो कांग्रेस उतरी है, उससे देखिए हम लोगों की समझ से उससे फायदा तो होना भारतीय जनता पार्टी को ही है, लेकिन बहुत एनालिस्ट अलग अलग थ्योरीज के साथ भी ऊपर आए हैं। अब देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। अगर AIMIM वाकई 2-3 सीट निकाल ले जाती है तो कांग्रेस के लिए ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात नहीं होनी चाहिए? बहुत डिसअपॉइंटिंग बात होगी अगर मुझे ये 2 ही सीट पर ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर असर तो जरूर होगा। देखिए असदुद्दीन ओवैसी खुद उतरे थे, ठीक है, असर जरूर होगा, लेकिन आपको याद दिलाऊं, मैं क्विकली आपको ले जाऊं, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी हम लोगों ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी का की खास चली नहीं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी एक बात तो जरूर, जैसे कर्नाटका में पूरी एक बात समझ चुकी है कि वोट उनको उसी पार्टी को देना है जिससे उस स्टेट में उनका फायदा हो रहा हो। तो जैसे कर्नाटका में आप कितना भी उनको अलग अलग तरीके के प्रलोभन दो, लेकिन वो सीधे के सीधे कांग्रेस की तरफ आ गए।
महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिला। अब एमआईएम की, एआईएमआईएम की ज़्यादा नहीं चली। बिहार में भी ऐसा हुआ। और यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी टीम्स हर कोई मुस्लिम बहुल इलाके में गई थी, एक ही रिपोर्ट लेकर वापस आई कि कांग्रेस में कोई मुस्लिम कम्युनिटी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो वोट दे रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, तो उनको भी पता है कि काम का वोट हमारा, मतलब वोट वेस्ट नहीं करना है, हमें वहीं देना है जहां हमारा काम निकले। मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक्स पे टच कर लिया है। एग्जिट पोल के पीछे की गणित समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।